आदेश है तो पहले तो एक पुराना व्यंग पढ़ता हूँ और फिर एक नया। और बोर हो जाए तो बता दीजिएगा, छोटा कर देंगे। एक मैंने लॉकडाउन पे लिखा था कि हम लोगों के ये लेखकों को ऐसा लग रहा था कि जब लॉकडाउन हुआ है तो हम लिखेंगे और लोग घरों में खाली बैठे हुए हैं और धड़ाधड़ लाइक कमेंट्स आएंगे, हमारे लोग फुर्सत में। पर ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। जब हमने सोशल मीडिया पे लोगों की प्रतिक्रिया देखी तो उससे एक बात उठी कि ऐसा हुआ क्यों। तो कोरोना के इस लॉकडाउन में एक बात बखूबी समझ आ रही है कि चुनाव संबंधी एग्जिट पोल क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों बड़े बड़े विद्वानों के भी अनुमान गलत हो जाते हैं। लॉकडाउन के संबंध में लेखकों का अनुमान था कि पाठक अब फुर्सत में हैं तो उनके लेख, कविताएं, कहानी अधिक पढ़े जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उल्टा पाठकों की संख्या कम हो गई। वजह, दरअसल लेखक पाठकों को पहचानने में भूल कर गए। भारत में पाठक वही है जिसको लिखने का अवसर ना मिला हो। लेखन फुर्सतियों का विलास है। वह पाठक है क्योंकि उसके पास लेखन के लिए आवश्यक ठलुआपन उपलब्ध नहीं है, और लॉकडाउन ने उसे वो वांछनीय ठलुआपन उपलब्ध करा दिया जो पहले केवल लेखकों के पास उपलब्ध था। संक्षेप में कहें तो लेखक ये देखना भूल गए कि पाठक भी तके बैठे थे। रस्किन बॉन्ड ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि भारत पर लेखकों की संख्या पाठकों से अधिक होने का खतरा मंडरा रहा है। ये व्यंग नहीं है, सच में रस्किन बॉन्ड ने इस बात को कहा था कि भारत में लेखकों की संख्या पाठकों से अधिक होने का खतरा मंडरा रहा है। मुझे लगता है कि भारत में पाठक थे ही नहीं, बस लेखक थे। उनमें से कुछ को लिखने का मौका मिल गया, कुछ को नहीं मिल पाया। हम भारतीय सदा से ही लेखन प्रिय रहे हैं। बात कुछ 2-2,500 साल पुरानी है। राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा मंत्री में चर्चा चल रही थी। तभी वहां एक ऋषि आ पहुंचे। राजा ने मंत्री से पूछा, पड़ोसी राज्य से कोई हमारे आगे घुटने टेक दो टाइप की धमकी आई थी क्या? मंत्री ने कहा, हाँ आई तो थी। इस पर राजा बबूला हो गया, इतनी महत्वपूर्ण बात मुझे बताई क्यों नहीं? मंत्री ने कहा, डाक में रखवा दी थी, आपके सामने आई होगी। डाक बाबू को बुलाया गया। डाक बाबू ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास तो कोई चिट्ठी नहीं आई, यदि मंत्री जी ने मुझे दी हो तो पावती बताएं। फिर धीरे से डाक बाबू बोले, इतना महत्वपूर्ण पत्र था, उस पर कवरिंग लेटर लगाना चाहिए था, ऐसे ही दे दिया। क्लर्क मंत्री पर भारी पड़ता दिख रहा था। भरे दरबार में मंत्री की बेइज्जती होने लगी। मंत्री ने तैश में आके उस पत्र की अपने पास रखी दूसरी प्रति मंगवाई और कवरिंग लेटर लगाकर डाक बाबू को दी कि ले और मुझे लिख करके दे कि तूने ये पत्र प्राप्त कर लिया है। डाक बाबू ने लिख करके दे दिया कि मैंने ये पत्र प्राप्त कर लिया है। फिर राजा की ओर कातर दृष्टि से देखते हुए मंत्री से बोला, हुजूर आप बड़े अधिकारी हैं, कहीं भूल भाल गए तो मेरी आफत आ जाएगी। आप भी लिख करके दे दो कि मैंने आपको लिख कर दे दिया है कि जो आपने मुझे लिख कर दिया था वो मैंने प्राप्त कर लिया है। इतना बोलकर उसने फिर राजा की ओर कातर दृष्टि से देखा। राजा ने मंत्री से कहा, हाँ हाँ सही बात है मंत्री जी, तुम भी लिख करके दे दो इसे। अब वो ऋषि जो आए थे वो बहुत देर से ये सब सुन रहे थे। कोई भाव न मिलता देख करके भड़क गए और उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि राजन, राजसभा में उपस्थित एक ऋषि की उपेक्षा कर तुम लोग परस्पर पत्र लिखने में लगे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम लोगों का चित्त यूं ही लेखन में रमा रहेगा सदा। और बस तब से आर्यावर्त के लोग दनादन लिख रहे हैं। हमने पत्थरों पर लिखा, भित्तियों पर लिखा, भोजपत्रों पर लिखा, कागज पर लिखा, हमें जो मिला हमने उस पर लिखा, अब स्क्रीन पर लिख रहे हैं। लेखन हमारा प्रिय कार्य है और लेखन के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन ध्यान रहे इस सम्मान लेखन के प्रति है, लेखक के प्रति नहीं है। अलिखित संविधान की परंपरा वाले ब्रिटिश जब भारत आए तो उन्होंने देखा यहाँ 2 वाक्य सबसे ज्यादा चलते हैं। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, तो जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ 2 वाक्य सबसे ज्यादा चलते हैं। पहला कहाँ लिखा है और दूसरा लिख कर दो। आप किसी से कहोगे भाई यहाँ मत थूको, वो पूछेगा कहाँ लिखा है। यहाँ मत मुंह तो, कहाँ लिखा है। ऑफिस टाइम पे आओ, लिख कर दो। एक गिलास पानी ले आओ, लिख कर दो। तो उन अंग्रेजों ने भारत में सब लिख डाला और बापू महात्मा गांधी से पहले तक के नेता अंग्रेजों का लिखा मानते भी रहे और अब बापू के बाद वाले भी मान रहे हैं। और जब हमें लिखने का मौका मिला तो हमने विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिख दिया। इतने लेखन प्रेमी हम।
हमने पंचशील लिख दिया, शिमला समझौता लिख दिया, दिल नहीं माना तो लाहौर समझौता लिख दिया। वो तो मुशर्रफ तैयार नहीं हुआ, हम आगरा समझौता भी लिखना चाहते थे। हमारे लिए लिखना हर समस्या का हल है और ये तुरंत राहत देता है। किसी ने पूछा तुम्हारी पार्टी देश और देश के लोगों के लिए क्या करेगी? पार्टी ने घोषणा पत्र लिख दिया। लोग नाराज हुए कि तुम्हारी सरकार घोषणा पत्र का पालन नहीं कर रही है, सरकार ने श्वेत पत्र लिख दिया। लोग फिर नाराज हुए कि भाई श्वेत पत्र तो लिखा पर हालत तो बदली नहीं, सरकार ने श्वेत पत्र पे एक श्वेत पत्र लिख दिया। तब जाकर लोग संतुष्ट हुए। आगे भी लोग संतुष्ट रहे, इसके लिए सरकार ने एक प्रेम पत्र लिख दिया कि भाई आप विपक्षी दल में हो इसलिए असंतुष्ट हो, इधर आ जाइए। प्रेम पत्र पाकर उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिख दिया कि हम संतुष्ट होने के लिए पार्टी बदल रहे हैं। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को लिख दिया, लिखा पढ़ी चलती रही। किसी ने अधिकारी से कहा, ये ऑफिस की बात है कि किसी ने अधिकारी से कहा कि आपके कर्मचारी ठीक काम नहीं करते हैं, मुझे शिकायत है। अधिकारी ने कहा ठीक है लिख करके दो। आप ऑफिस जाएंगे तो अधिकारी यही बोलेगा आपसे कि लिख करके दो, तो शिकायतकर्ता ने लिख करके दे दिया। अधिकारी ने कर्मचारी को लिख कर दिया कि किसी ने लिख कर दिया है कि आप ठीक से काम नहीं करते हैं, 3 दिवस में आप इस बारे में लिख करके दें ताकि हम फिर से कुछ लिख सकें। कर्मचारी लिख करके देता है, श्रीमान अमुक तारीख को अमुक बजे अमुक शिकायतकर्ता आया, आपके पत्र क्रमांक फलाने से अमुक नियम अमुक परिपत्र टिमाके अधिनियम की धारा अमुक के अंतर्गत सहपठित धारा फलाने माननीय न्यायालय अमुक के अमुक विरुद्ध शासन EIR 1962 के न्याय दृष्टांत के तहत ये शिकायत झूठी है, नस्तीबद्ध किए जाने योग्य है। भवदीय और संलग्न 1 से लगायत 75 तक। अधिकारी कर्मचारी का उत्तर पढ़ के भाव विभोर हो गया। उसने कर्मचारी को बुलाकर उसका अभिनंदन किया कि जब तक ऐसे प्रतिभाशाली कर्मचारी हैं, शासन का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। अब वह सरकारी भेदबाजी को आगे बढ़ाने के लिए कल्पना के सागर में गोते लगाने लगा। उसने भी आदेश परिपत्र नियम अधिनियम सब निकाल लिए और सरकारी अंताक्षरी शुरू हो गई। अधिकारी हा पर छोड़ता है, कर्मचारी तुरंत हल्कूराम विरुद्ध बंगाल राज्य पटकता है। फिर कर्मचारी सा पर छोड़ता है, अधिकारी सुनीता बाई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य घुमा करके मारता है। और हमारे न्यायालय का कुछ कम लिखाड़ है, लिखाड़ ही नहीं दयालु है, उन्होंने उदारता से रूलिंग्स लुटाई हैं। ये बड़ी बड़ी रूलिंग्स, हर किसी के मतलब की रूलिंग, सबके पास अपने अपने हित की रूलिंग। भारत में न्याय नहीं मिलता, रूलिंग मिलती है, क्योंकि न्याय मांगने वाला तो नीचे वाले की अदालत से ऊपर वाले की अदालत तक पहुंच चुका है। रूलिंग ही उसको सच्ची श्रद्धांजलि है, वरना कौन जानता केशवानंद भारती और गोलकनाथ को। तो व्यक्ति वकील साहब के पास पहुंचा, किसी दुकानदार की तरह वकील साहब ने उसकी बातें सुनी, फिर अंदर जाकर के उसके साइज की 10-12 रूलिंग निकाल रहा है कि लीजिए पसंद करिए, ये वाली रूलिंग नई आई है, इस वाली रूलिंग में बेंच बड़ी थी, ये वाली 5 जजों की रूलिंग है, ये 3 जजों वाली है, जो आपको पसंद आ जाए आप ले लीजिए। वकील ने, जो मुवक्किल था, उसने कहा कि ये 3 रूलिंग बहुत अच्छी लग रही है वकील साहब, ये 3 रूलिंग पैक कर दीजिए। वकील साहब ने लीगल साइज पेपर में तीनों रूलिंग बांध के दे दी। तो अधिकारी कर्मचारी अपने अपने मतलब की रूलिंग्स अपने तोड़ीर में रख करके घूम रहे हैं। जब मन हुआ कलम के धनुष पर चढ़ाई और दे मारी। अच्छा, इन सब के बीच हम भूल गए एक व्यक्ति था जो कार्यालय में शिकायत करने आया था। उसका क्या होता है, वो क्या कहता है जब हम कार्यालय में शिकायत करके घर पे आते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या कराए, तो व्यक्ति कहता है कि लिख के दे आया हूं साले के खिलाफ, अब पता चलेगा। उनका बॉस बोला लिख कर दीजिए, लिख कर दीजिए। हमने कहा डरते क्या लिखने से, ये लो। शिकायत करता लिखने मात्र से गर्व से भर गया है। उसे वही संतुष्टि मिल रही है जैसी देशवासियों को किसी समस्या के लिए कानून बन जाने के बाद मिलती है। वह अपनी समस्या को उसी तरह से भूल चुका है जिस तरह किसी जलूस में आए हुए लोग ज्ञापन देकर अपनी समस्या को भूल जाते हैं। एक राज्य में, मैं राज्य का नाम नहीं ले रहा हूं, एक राज्य में अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे, पता नहीं कहां बैठे थे, इस मांग के साथ कि हमारी नौकरी पक्की की जाए। विपक्षी दल के नेताजी ने कहा हम सत्ता में आए तो आपकी मांग पूरी करेंगे, हमें वोट दीजिए। अतिथि शिक्षकों ने कहा यह बात लिख करके दीजिए, तो नेताजी ने लिख करके दे दिया। जब सरकार बनी तो उन मास्टरों ने कहा कि हमारी मांग पूरी करो, आपने लिख करके दिया था। नेताजी जो मंत्री जी थे उन्होंने कहा लिख कर तो दिया था, पर ये बताओ कि ये कहां लिख कर दिया था कि हम जो लिख कर दे रहे हैं उसका पालन करेंगे। मतलब
अतिथि विद्वानों को चक्कर आ गया। तो नेताजी ने कहा मतलब ये कि जब तुम शपथ पत्र लिखते हो तो क्या लिखते हो? लिखते हो कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ मेरा निवास ये है, मेरी शिक्षा ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, और उसके नीचे हस्ताक्षर करते हो। और फिर उस शपथ पत्र के नीचे एक और लाइन लिखते हो कि मैंने जो ऊपर लिखा है वो सब सही है, और फिर अपने हस्ताक्षर करते हो कि नहीं? कि हाँ करते हैं। तो ऐसे ही हमने कब लिख करके दिया कि हम जो लिख करके देना उसका पालन करेंगे? उसके बाद अतिथि मास्टर ने मंत्री जी को छोड़कर अपने यूनियन के नेताओं को पीटा कि साला जब इतना लिखवाया था तो ये जरा सी बात और लिखवा लेते कि हम जो लिख करके दे रहे हैं हम इसको पूरा करेंगे। तो इतने लेखन प्रिय हैं हम। बच्चा पेपर देने जा रहा है, माँ बाप उससे कह रहे हैं कि पूरी कॉपी भर करके आना। बालक आज्ञाकारी है, वह कॉपी से कॉपियां बांध रहा है, उसको उत्तर से अधिक सुतली की चिंता है। प्रश्न आया है आरबीआई क्या है, इसके कार्य लिखिए। वह पीछे बैठे अपने मित्र से खुशफुसाता है कि बस एक लाइन बता दे, बाकी तो मैं लिख लूंगा पूरी। बालक उस देश का सच्चा सपूत है जहां बड़े बड़े भाष्यकार हुए। उसे बस अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि जैसा एक सूत्र चाहिए, बाकी भाष्य तो वह लिख देगा। पीछे बैठा मित्र कहता है कि अरे यार वही जो बैंकों को कंट्रोल करता है वही होता है आरबीआई। बालक शुरू करता है, भारत एक महान देश है, यहाँ समय समय पर महान संस्थाओं की रचना की गई है, संस्थाओं से ही व्यक्ति का अस्तित्व है। जिस प्रकार यदि नियंत्रण ना हो तो व्यक्ति उच्च श्रृंखल हो जाता है, उसी तरह नियंत्रण ना होने पर बैंक भी उच्च श्रृंखल हो जाते हैं। महावीर स्वामी ने नियंत्रण पर विशेष बल दिया है। जिस तरह बैंक हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, उसी तरह आरबीआई बैंकों को नियंत्रित करता है। और लिख करके अंत में वो लिखता है, अतः आरबीआई का देश के विकास में महान योगदान है। 7 पृष्ठ का भाष्य लिखकर वह संतोष का अनुभव करता है। एक शब्द को 1000 शब्दों के उत्तर में बदलना कोई हमसे सीखे। 3 घंटे में कॉपियों का अच्छा गट्ठर बन जाता है। कॉपी अब जांचने वाले के पास पहुंच जाती है। जांचने वाले भी उदार हैं, वे कॉपियों को तौल कर अंक देते हैं। बालक पास हो जाता है। अब वो पीएचडी करेगा। एमए करने के बाद पीएचडी करना उसी तरह जरूरी है जिस तरह पजामा पहनने के बाद नाड़ा बांधना। नाड़े की तरह पीएचडी भी हमारी संपूर्ण अर्जित शिक्षा को संभालती है, कमजोरियों को छुपा कर रखती है। कोई कुछ पूछे उससे पहले आप बता देंगे भाई मैं पीएचडी हूँ, वो कुछ नहीं पूछेगा। लोग दनादन पीएचडी लिख रहे हैं, टाइपिंग की दुकानें गुलजार हैं। तो निष्कर्ष ये है कि लोग भरे बैठे थे, शाम को ऑफिस से थक कर आते थे तो देखते थे कि लेखक महोदय ने फिर कुछ लिख दिया है। धैर्य से थोड़ी चाय थोड़ी दारू के साथ जो कुछ लिखा है उसको गटक जाते थे। जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन हुआ, बस लोगों ने कहा साले बड़े लेखक बनते थे, अब हम बताते हैं हम पर क्या बीतती है। ये लो हमारी कविता, ये लो हमारी कहानी, ये लो हमारी गजल, और ये लो व्यंग। और देख क्या समझे? तो लेखकों को अब पाठक बनकर समझ आ रहा है कि उन्होंने जनता का कितना उत्पीड़न किया है। इसलिए लेखकों को समय समय पर अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना चाहिए और मिच्छामि दुक्कड़म का पाठ करते रहना चाहिए। मिच्छामि दुक्कड़म। अब ये स्वीकृत हो गया है कि पढ़ा जा सकता है, तो पढ़ रहा हूं मैं। और वही बात कहूंगा, बोर हो तो बता दीजिएगा, वहीं पे उसको काट देंगे। अच्छा, शब्दों का इतना प्रभाव होता है कि मैं अभी ट्रेन में आ रहा था तो मैं कुछ तैयारी कर रहा था, लिख रहा था, तो एक सामने एक युवा बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप? क्या कुछ एग्जाम है आपका? मैंने यार एक साहित्यिक कार्यक्रम है उसमें जा रहा हूँ, एक गोष्ठी है उसमें जा रहा हूँ, तो होगा कुछ मैं सुनने लगा। फिर मैंने कहा वहाँ असल में एक स्टैंड अप करने जा रहा हूँ। तो इसने अपना काम बंद कर दिया। अच्छा सर आप स्टैंड अप करेंगे, वहाँ कैसे करेंगे? तो शब्दों का प्रभाव है। तो ये जो आमंत्रण मिला और उसके बाद में ये सब जो कुछ भी हुआ, तो व्यंग बेसिकली मैंने जो अनुभव किया कि व्यंग, कोई मुझसे पूछा भी था किसी ने कि आपके व्यंगकार बनाया जा सकता है कि नहीं, तो मैंने कहा नहीं, व्यंगकार बनने के लिए कोई मतलब पैदा होता है व्यंगकार, वो दृष्टि में आपकी वो प्रॉब्लम होती है कि आप वो चीज़ें देखते हैं और थोड़ा सा व्याकरण आता है तो आप उसको लिख देते हैं। तो जब लेखन प्रारंभ किया था तो सामान्य लेखक की तरह पुस्तक छपने से लेकर साहित्य का नोबेल मिलने तक सभी दिवा स्वप्नों से हम गुजरे। उसी तरह से था कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अगर
किचन में जाकर के चाय बना दे, सैंडविच बना दे, तो उसे लगता है कल तक मैं संजीव कपूर बस अब बनने ही वाला हूँ और मैं बहुत माहिर हो चुका हूँ। तो उस दौर से हम भी गुजर रहे थे। लगता था कि किताब आएगी अपनी भी, वरिष्ठ साहित्यकारों का आशीर्वाद था कि हाँ बेटा लिखो। तो जैसे ईंट ईंट जोड़ते हैं तो व्यंग व्यंग जोड़ जोड़ करके सोचा कि एक अपनी किताबों का मकान खड़ा कर लिया जाएगा। और बस बिल्कुल देहरी पे हैं, 15-20 व्यंग हो गए। अपने को राइटर बनने, साहित्यकार और बड़ा लेखक बनने से कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। ये सब तब चल रहा था जब सोशल मीडिया आया नहीं था। तो जब सोशल मीडिया आया तो दृश्य साहित्य के पीछे का जो अदृश्य साहित्य संग्राम था वो भी दृश्य हुआ। हम लोगों को ये दिखने लगा कि ये जो साहित्य की दुनिया है बाबू, बड़े धोखे हैं इस राह में, तो थोड़ा धीरे धीरे संभल करके चलना होगा। मतलब वामपंथ दक्षिण पंथ से लेकर के कटिंग चाय के पैसे तक हमने बड़े बड़े साहित्यकारों को एक दूसरे से उलझते देखा। एक वरिष्ठ व्यंग्यकार ने दूसरे वरिष्ठ व्यंग्यकार के बारे में बताया कि मैं जब भी बाल कटवाने जाता था तो ये भी पहुंच जाता था कि थोड़ी कल मैं सेट करा लूं, और ऐसा करके साला पूरे बाल कटवा लेता था और इसका बिल मुझे ही देना पड़ता था। तो दूसरे ने कहा था तू भी तो कटिंग चाय के बिल के लिए 1000 का नोट निकालता था हमेशा, मुझे तो लगता है तेरे पास केवल 1000 ही रुपए थे और चाय के पैसे हमेशा हमें देने पड़े। तो ऐसी अनेक हृदय विदारक लड़ाइयाँ हमने देखी, एक से एक मर्यादा मार्तंड, भाषा भास्कर, अपने अपने अखाड़ों के महामंडलेश्वर, मतलब जबलपुर अखाड़ा, भोपाल अखाड़ा, जयपुर अखाड़ा और पटना अखाड़ा, और उनके साथ में उनके बहुत सारे शिष्य। और हम सब ये लड़ाइयाँ अपनी वॉल, जो फेसबुक वॉल है उसके पीछे से छुप करके देखते थे डरे से में। तो हमने कहा गुरु साहित्यकार तो बनने जा रहे हैं और लेकिन साहित्यकार बनने के लिए गैंग ज्वाइन करो। एक गैंग, मतलब साहित्यकारों में लड़ाइयाँ नहीं होती, यहाँ पे तो मैंने देखा गैंग वॉर होती है। तो आपको किसी की गैंग में ज्वाइन करना है, किसी का शिष्य बनना है, ये तो बड़ा कठिन है ये सब। और वो सब देख करके हृदय विरक्त हो गया। माया मोक्ष के प्रश्न दिमाग में आने लगे कि सब क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या है, छोड़ो किताब नहीं लिखते और ये गुटबाजी खेमेबाजी में कौन जाएगा, ऐसी फेसबुक पे लिखते रहते। फिर एक दिन आयोजकों का मेल आया मेरे पास में और उसमें लिखा था कि हम आपको आमंत्रित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं, आपको वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का किराया देंगे, बढ़िया होटल में रुकवाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे और सबसे बड़ी बात भोजन भी करवाएंगे। तो मैंने वो व्यंग वो पढ़ा मेल और सबसे पहले आया मेरे दिमाग में आया कि अब तो साला मैं जम के गुटबाजी करूंगा। और खुदा ना खास्ता कहीं, मतलब मैं ये व्यंग है ये, मैं इसको आप लिटरली मत लीजिएगा कि कहीं अगर संस्था ने लिफाफा भी दे दिया तो मैं तो लड़ मरूंगा। फिर उस संस्था के लिए कोई उंगली उठेगी तो मैं उसके हाथ भी तोड़ दूंगा। तो यहाँ से वो शुरू हुआ। मतलब वो मेल कहता है लेखक के लिए वो परिकथा जैसी थी। लिखा था कि आपको आमंत्रित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। मैंने खुद से कहा कि ये पहली बार है कि लोग व्यंग्यकार को बुलाते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं, वरना लोग व्यंग्यकार को भगाते हुए गौरव का अनुभव करते हैं। फिर इसमें बहुत सारी अविश्वसनीय किंतु सत्य बातें लिखी थी, जैसे कि वही मैंने बताया आपको, बात उनकी डिब्बा होगा और घुमाएंगे फिराएंगे, होटल में रुकाएंगे और सबसे बड़ी बात खाना देंगे। मतलब कोई बच्चे को जैसे सेंटा क्लॉज अपनी स्लेज पे बिठा करके ले जाए कि आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, उस तरह की वो फीलिंग मुझे उस पत्र को पढ़ते हुए आई। और पत्र को पढ़ने के बाद पहली बार मेरी घरवाली ने मुझे सीरियसली लिया कि नहीं तुम कुछ कर रहे हो। मैंने कहा ये देखो ये मुझे मेल आया है कि इसमें मुझे बुलाया गया है। तो उनका नहीं, तुम मुझे लगता है कि तुम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो, कुछ अच्छे से कर रहे हो। फिर ये सब चल ही रहा था। इतनी खुशी क्या कम थी कि एक दिन आयोजकों का एक संदेश आया कि आप अपना परिचय भेज दीजिए, हमें प्रचार सामग्री के लिए उसकी आवश्यकता है। तो मैंने कहा परिचय ये भी होता है क्या परिचय? तो सोचता रहा क्या परिचय था। मैं आप लिख देना कि बचपन में मगरमच्छ के साथ खेलते थे। तो और मैंने लिख देना कि हिमालय पे तपस्या वगैरह की। तो आयोजक बोले और वो बचपन में चाय वगैरह वो भी लिख देना है, जो सब लिख रहे तो वो भी लिख देना। तो फिर आयोजक भी शाते ना बोले अच्छा ऐसा करो आप सब तो हम लिख देंगे, आप अपनी डिग्री भेज दो जरा, हम वो भी वेरीफाई करवा लेते हैं। तो मैंने कहा होशियार हैं ये लोग। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा संदेह मुझे शुरू हुआ कि पन्नड़ की डकर जो कठिन है उसका अनुभव हुआ। फिर मैंने संस्था का पोस्टर देखा कि 10 कवि बुलाए गए हैं और 2 व्यंग्यकार, मतलब एक व्यंग्यकार पर 5 कवि। तो मुझे लगा कि ये साहित्यिक कार्यक्रम कम और व्यंग्यकारों को घेर कर पीटने की योजना ज्यादा मुझे मालूम पड़ रही थी। मैंने कहा आऊंगा पर मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, मुझे जान का खतरा है कवियों से। तो संस्था ने कहा कि अपना अपना देखो, सुरक्षा हम नहीं देंगे, जाल तो वो पहले फेंक ही चुके थे,
होटल और वो बढ़िया खाना। तो मैंने कहा यार अब तो फंस गए। मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, कुछ कट्टा वट्टा अगर हो तो उपलब्ध करा दे। तो वो बोला कि कहाँ जा रहे हो? मैंने जबलपुर जा रहा हूँ। बोले कट्टे की क्या यार, कट्टा दारू गांजा अपने प्रदेश में जितना चाहो जहाँ चाहो उपलब्ध होता है, वहाँ जबलपुर में उपलब्ध करा दूंगा। मैं ठीक है यार करा देना। बोले वहाँ जा रहे हो यार, कवि सम्मेलन में जा रहे हो तो कुछ तैयारी वैयारी कर ली है? मैंने कहा हाँ तैयारी कर ली। बोले क्या तैयारी की? मैंने कहा वही जो सब करते हैं यार। क्या? मतलब फेशियल करा, कटिंग शेविंग थे, अपना नए कपड़े खरीदे, ये सब कर लिया है। बोले कविता? कविता की क्या आवश्यकता है? कविता भी सुनानी पड़ती है क्या? मैंने कभी सुना नहीं है ऐसा। बोला नहीं नहीं यार कविता वविता लगे ना। अरे यार आजकल कवि सम्मेलनों में चुटकुलों से काम चल जाता है, देखो कितनी देर से सुना रहा हूँ मैं, मतलब सुनना। तो फिर मैं अपनी आशंका की आपसे बात कर रहा था, तो मतलब इसमें देखा कि ओपन माइक भी है। अच्छा, ओपन माइक शब्द जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा याद आ जाती है। मतलब मेरे तो ओपन माइक का मतलब है कि माइक को ओपन करो और चालू हो जाओ। तो मैं आया तो मैंने सबसे पहले यहाँ भाग्यवान के रास्ते देखे, मैंने कहा इतने सारे कवियों के बीच में मुझे बिठाया गया और सर भी नहीं आए थे, तो मैं बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा था उस समय। फिर आपको देखा तो थोड़ा राहत मिली कि नहीं, 2 व्यंग्यकार हो गए हैं तो अपने को जो है सुरक्षित रहेंगे हम। जब इन्होंने क्या, जब सोशल मीडिया पे आप प्रचार देखेंगे तो कवियों की फोटो है और सामान्य फोटो बनाई है, सभी के पर्चे लिखा है, और व्यंग्यकारी की फोटो के साथ में उड़ता हुआ तीर बनाया हुआ ऊपर। मतलब ठीक है, हम जानते हैं कि हम क्या कार्य करते हैं, पर आपको याद दिला रहे हो कि हम उड़ता तीर पकड़ते हैं, हम जानते हैं, तो हमें इसको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है आपको। मतलब पहले क्या था कि इस कार्यक्रम में आदरणीय ज्ञान चतुर्वेदी जी का भी चल रहा था कि आएंगे, और ज्ञान रंजन जी का भी चल रहा था। तो फिर बाद में पता चला कि ज्ञान चतुर्वेदी सर नहीं आ पा रहे हैं, तो मैंने कहा मेरा ज्ञान आधा रह गया अब। फिर अभी पता चला कि ज्ञान रंजन सर भी नहीं आ पाए। तो लोग कहते हैं ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, तो आयोजकों को ऐसी चुनौती नहीं लेनी चाहिए थी। ज्ञान जो है वाले जो आधा था वो भी, उससे भी मैं हाथ धो बैठा हूँ। तो जब मुझे पता चला कि ज्ञान रंजन जी और ज्ञान चतुर्वेदी आ रहे हैं, तो अपनी तो वही हालत भाग के गए। हमने कहा भैया 2 ज्ञान रंजन सर की किताबें, 2 ज्ञान चतुर्वेदी किताबें, तो क्योंकि मतलब ऐसी हालत कि एग्जाम है और अपने को एक दिन पहले पूरी सारा कोर्स तैयार करना है, तो अपने पढ़ी जल्दी जल्दी ज्ञान रंजन की कहानियाँ पढ़ने मिलेंगे तो उनको बता दूंगा कि भाई मैंने आपका ये पढ़ा है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। और ज्ञान चतुर्वेदी सर का भी 12मासी नरक यात्रा वगैरह पढ़ी। लेकिन यहाँ आके पता चला कि जो यूनिट सबसे ज्यादा पढ़ी आई नहीं एग्जाम में। मतलब इतनी मेहनत, पूरी मेहनत मेरी व्यर्थ। खैर फिर भी बहुत अच्छा आयोजन है। मैं संस्था के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ कि वे अच्छे साहित्य को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया गया है, इसलिए कार्यक्रम बहुत उच्च स्तरीय बन गया है। अगर मुझे नहीं बुलाया गया होता तो मैं भाई भतीजावाद और गुटबंदी का आरोप लगाता, कहता कि अच्छे मतलब ये साहित्य को नहीं बचा रहे लोग, और मैं कहता कि मैं कोई मंच का माइक का भूखा नहीं हूँ, मैं केवल अच्छे साहित्य को बचाना चाहता हूँ। दूसरी चुनौती ये थी कि मैं कितना पढ़ूं। तो मैंने कवियों की सूची देखी, मैंने कहा कि मैंने जितने कवि पढ़े हैं सभी को पढ़ता हूँ। मैं फेसबुक पे भले ही जुड़ा भी नहीं हूँ, उनकी वॉल पे जा जाके पढ़ता रहता हूँ, और गीत सर की तो सामने आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, इतने लोकप्रिय हैं वो। तो मैंने जितने मैंने पढ़ा है उसका 1/100 समय तो मैं व्यंग पढ़ूंगा, याद मुझे मौका ये प्राप्त हुआ है। तो इस हिसाब से मैंने 3 दिन सोचा कि मैं 3 दिन लगातार व्यंग पढ़ूंगा। मैंने बोला तो बोले नहीं, कार्यक्रम तो 2 ही दिन का है। और फिर लोगों को पता था, मैंने आज शाम को ही मेरा टिकट भी करा दिया। तो मतलब वो भी मेरा जो वो था वो तब खत्म हो गया। पहले मैंने सोचा मैं पुलिस पे व्यंग करूंगा, फिर रास्ते में 2-3 पुलिस वाले दिखे तो मैंने अपना विचार बदल दिया कि काय को यार पुलिस पे व्यंग करना। फिर मैंने सोचा था कि प्रशासन पे व्यंग करूंगा, तो इन्होंने पहले ही तरुण भटनागर सर की फोटो छाप दी थी इसमें कि सोचना ही मत उसके बारे में। और नेताओं पे व्यंग करना तो आजकल मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो एक व्यंग्यकार के लिए सबसे सुरक्षित यही है कि वो खुद पर व्यंग कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।